Hello everyone, myself Anjali. Welcome you in the social science class of grade 8. In this video, we are going to start our next chapter of history, that is rural life and the society. In this chapter, we are going to study about the life of the people who are living in the village and what are their life changes after the coming of the British. That we will discuss in this chapter. The main points that we discuss are colonial agrarian policy, means what are the different policies that are made by the British people regarding the agriculture, impact of the land revenue policies on the rural economy and the पीजेंट रिवोल्ट कि इकोनमी जो रूरल इकोनमी थी उनके काम पर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो ब्रिटिश लोगों ने बनाई थी उनका क्या इफ़ेक्ट हुआ और पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स ने अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से रिवोल्ट किए उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. This is the timeline of this chapter, means which period we are going to study in this chapter, that is from the 17th century to the 19th century. We will study in this chapter the main events of these periods are permanent settlement system that is started by the British East India Company, new land revenue policy, Mahalwadi system, Royatwadi system, annexation of Punjab, publication of the नील दर्पण और महात्मा गांधी विजिटेड चंपारण कि महात्मा गांधी चंपारण में क्यों आए थे, क्या कारण था और उन्होंने किस तरह से फार्मर्स की हेल्प की थी. दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. रूरल लाइफ. Firstly, we will discuss the life of the people in the village. In the village, we can see that there is a relation between the agriculture and the cotton industry. It means agriculture production means जो भी agriculture में production होती है उस पर ही डिपेंड करती है वहाँ की कॉटन इंडस्ट्रीज. मीन्स जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है. इंडिया वाज द लीडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, मीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंडिया सबसे आगे था वर्ल्ड में. इंडिया ऑक्यूपाइज ए यूनिक पोजीशन इन द वर्ल्ड इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी उसकी एक यूनिक पोजीशन थी, एक अलग इम्पोर्टेंस थी. बट द ब्रिटिश पीपल डिस्ट्रॉय द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. पर ब्रिटिश लोग जो इंडिया में आए उन्होंने इंडिया की जितनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी जिसमें उसकी यूनिक पोजीशन थी पूरे वर्ल्ड में उनको डिस्ट्रॉय कर दिया. इसके साथ साथ उन्होंने एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेस किए, मीन्स कुछ नई पॉलिसीज़ बनाई जिसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. द न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू. कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी. एग्रेरियन मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, दैट वी विल स्टडी. द फर्स्ट पॉलिसी दैट इज़ मेड बाय देम इज़ द permanent settlement of 1793. This system was introduced by Lord Cornwallis in 1793 in Bengal, Bihar and Orissa. इन एरियाज़ पे इस सिस्टम को स्टार्ट किया गया था बाय कॉर्नवालिस. अंडर दिस सिस्टम ही गेव लैंड टू लैंडलॉर्ड्स ऑन द परमानेंट बेसिस. इसमें सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ज़मीनें थी लैंडलॉर्ड्स को परमानेंट बेसिस मीन्स उनको उनका मालिक बना दिया गया कि सभी कुछ काम वो ही लोग करेंगे. एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी काम है दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. दीज लैंडलॉर्ड्स हैड टू पे द फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. इसके बदले में लैंडलॉर्ड्स को एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. By this system, Jamidar become the real owner of the land. The merits of the permanent settlement. इस सिस्टम की जो स्टार्ट किया था कॉर्नवालिस का, उनके मेरिट्स क्या थे. The company got fixed amount of revenue every year. इससे कंपनी को ये फ़ायदा हुआ कि उन्हें एक फिक्स्ड इनकम मिलनी शुरू हो गई. लैंडलॉर्ड्स वर मेड द परमानेंट ओनर ऑफ द लैंड. लैंडलॉर्ड्स को परमानेंट ओनर बना दिया लैंड का. अब लैंड पे जो भी इम्प्रूवमेंट करनी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंडलॉर्ड्स की है.
लैंडलॉर्ड हैज़ टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। लैंडलॉर्ड का काम कितना है, एक फिक्स्ड अमाउंट जो है, जो भी डिसाइड किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो उन्हें कंपनी को देना है। विद दिस सिस्टम सम लैंडलॉर्ड्स ट्राई टू इम्प्रूव देयर एग्रीकल्चर। उन्होंने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश की जिससे कि प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके, क्योंकि उन्हें तो एक फिक्स्ड अमाउंट ही ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था, वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते थे, इसलिए उन्होंने अलग अलग मेथड अपनाने शुरू कर दिए। नाउ demerits of the permanent settlement system. This system gave rise to a new social class which came to be known as the landlords. इस सिस्टम के अकॉर्डिंग एक नई सोशल सोसाइटी में एक नई कैटेगरी का जन्म हुआ जिसे हम लैंडलॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। मोस्ट लैंडलॉर्ड्स वर लीस्ट कंसर्न अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर लैंड। जैसा कि हमने देखा कि लैंडलॉर्ड्स जो थे, जो प्रॉफिट कमाने के लिए लैंड की इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दे रहे थे, पर कुछ ऐसे थे जिनका कोई कंसर्न नहीं था, वो सिर्फ चाहते थे कि प्रॉफिट कमाए। इसके लिए वो जो फार्मर्स थे, जो उनकी लैंड पे काम करते थे, तो उनकी वेजेस को कम करना शुरू कर दिया। सारा बर्डन किन के ऊपर आ रहा था, यानी फार्मर्स के ऊपर। और लैंडलॉर्ड्स का लैंड की इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कोई भी कंसर्न नहीं था। द होल बर्डन ऑफ पेइंग टैक्स इज फेल ऑन द पीजेंट्स। पीजेंट मीन्स फार्मर्स के ऊपर सारा बर्डन आ गया था कंपनी को टैक्स पे करने का। द कंपनी सफर्ड हैवी लॉसेस। अब कंपनी को लॉसेस कैसे हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपना एक अमाउंट फिक्स कर दिया है कि फिक्स्ड अमाउंट ही लैंडलॉर्ड्स उन्हें देंगे, तो सारा प्रॉफिट किन के पास जा रहा था, लैंडलॉर्ड्स के पास जा रहा था, कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो इसलिए कंपनी ने अपने प्रॉफिट और बनाने के लिए जो नॉन एग्रीकल्चर वर्क थे उन पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। So we can see that this system was inappropriate and unfair system of revenue collection. इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक नया सिस्टम स्टार्ट किया गया, दैट इज़ रॉयटवारी सिस्टम, दैट वी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. I hope today's lecture is clear to you. Thank you for watching this video.